हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड लिखा हुआ है। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है और क्लास 11 की बुक है ये, जो आपके कॉमर्स का पेपर जो इंटीग्रेट होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और आने वाले यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है इन सारे एग्जाम्स के लिए। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ चुके हैं उसके बाद आप कोई और बुक उठाइए। तो ये वाला चैप्टर जिनको थोड़ा-सा रीड करने में दिक्कत आती है या जो क्रक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चैप्टर आप देखेंगे तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद से सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको इस क्लास में बता दूँगी कि आप कीवर्ड्स क्या-क्या एनसीईआरटी से उठाने हैं। ठीक है? सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है। इंटरनल ट्रेड के बारे में क्या बताया हुआ है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जब हम अपनी ही विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन कोई ट्रेड करते हैं वो आपका इंटरनल ट्रेड होता है। ठीक है, जहां पर कोई कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी आप नहीं पे कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और डोमेस्टिक कंजप्शन है, तो ये है आपका इंटरनल ट्रेड है। मतलब आपकी ही कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और आपकी ही कंट्री में सेल परचेज होके वो चीज कंज्यूम हो जा रही है, डोमेस्टिक कंजप्शन हो रहा है, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड में बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारे इंडिया में जो इंटरनल ट्रेड है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। इंटरनल ट्रेड को क्लासिफाई करा है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है आपका होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। ठीक है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में थोड़ा पढ़ना है। अब इसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए क्या है ना कि जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स तो बना लेता है। ठीक है, गुड्स बना लेता है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो हमें किसी की जरूरत होती है कि अब हमेशा सारे प्रोडक्ट में तो ऐसा नहीं होता कि मैन्युफैक्चरर ही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कराए। अभी वेर डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच ऑल द कंज्यूमर और यूजर्स डायरेक्टली। मतलब सारे कस्टमर कंज्यूमर्स तक पहुंचना मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको होलसेलर की और रिटेलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमें पढ़नी है। हम्म, हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ध्यान रखिएगा, क्या रीसेल है ना, रीसेल और इंटरमीडिएट यूज इज रेफर टू एज होलसेल ट्रेड। जब हम रीसेल करने के लिए क्या खरीद रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। हम्म, देखिए, लार्ज क्वांटिटीज में जब गुड्स खरीदा जा रहा है रीसेल के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, होलसेल ट्रेड कहेंगे। ये कीवर्ड्स है जो अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि ये होलसेल है या रिटेल है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अब होलसेल होता है जब लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोड्यूसर से खरीदता है, फिर उसको भी रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में और स्मॉल क्वांटिटीज में आगे सेल करा जाता है। ठीक है, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड कहते हैं। इसके और तरीके मतलब क्या है ये एक्चुअल में आगे हम समझेंगे। अब ये ध्यान रखिए कि जब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं सामान, तो वो होलसेलर खरीदता है, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है, जो रिलेटिवली ज्यादा क्लोज होता है कंज्यूमर के। ठीक है, तो रिटेलर जो होते हैं वो और थोड़े होलसेलर से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में सामान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या और दिया हुआ है इसमें। इंटरनल ट्रेड एम एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन अ नेशन स्पीडली एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। इंटरनल ट्रेड की ये लाइन भी एक अच्छी लाइन है, जो मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह पहुंचे बराबरी से सारे गुड्स और कॉस्ट भी कम लगे, स्पीड से पहुंचे। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा इंट्रोडक्शन का हो गया। अब देखिए आगे आते हैं होलसेल ट्रेड पे। होलसेल ट्रेड क्या है। Wholesaling is concerned with the activities of those person or the establishment which sell to retailer and other merchant and or to industry institution and commercial user who do not sell in significant amount to ultimate consumer। ठीक है, मतलब होलसेलर जो है आगे किसी को बेचते हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, या फिर कोई रिटेलर हो सकता है। वो कौन हो सकता है जैसे होलसेलर बेचता है, रिटेलर हो सकता है, अदर मर्चेंट्स हो सकते हैं मतलब ट्रेडर, कोई इंडस्ट्री हो सकती है छोटी मोटी, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है ना। एंड कमर्शियल यूज के लिए मतलब कमर्शियल यूजर्स के लिए, कमर्शियल यूजर मतलब जो आगे ही उससे कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको होलसेलर बेचता है। ठीक है, अब होलसेलर और क्या है। होलसेलर सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर क्या है कि मैन्युफैक्चरर से सामान लाके रिटेलर को बेचता है, तो उनका बीच का इंटरमीडिएटरी है। ठीक है, अब होलसेलर क्या है,
और होलसेलर के बारे में हमें क्या अगर लिखने हो तो और हम क्या लिखेंगे? जो होलसेलर होता है वो देखिए बल्क में सामान खरीदता है, आगे सेल करता है स्मॉल क्वांटिटीज में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, दे जनरली, हाँ, टाइटल ऑफ द गुड्स खुद ले लेते हैं, मतलब खरीद लाए, जब कोई इंसान गुड्स खरीद रहा है तो उसका हो गया, ठीक है, उसका गुड्स का टाइटल लेते हैं, एंड रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि वहां से गुड्स लाने के बाद क्या होगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो वो सारा रिस्क कौन लेता है, होलसेलर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, खुले प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उसमें फिर ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना स्मॉल लॉट्स में, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रमोशन ऑफ द गुड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्केटर्ड ऑर्डर ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर के छोटे छोटे ऑर्डर, मतलब बहुत सारे रिटेलर होंगे उनके ऑर्डर्स को कलेक्ट करना, ये सारे काम में भी होलसेलर इन्वॉल्व होता है। तो ये की पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो जो होलसेलर के बारे में हमने पढ़ लिया कि होलसेलर क्या करता है। अब देखिए होलसेलर, ये वाली इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर क्या सर्विसेज देता है, ठीक है। पहली बात तो हमें जो इन जनरल पता होना चाहिए कि दे प्रोवाइड बोथ द टाइम एंड द प्लेस यूटिलिटी। टाइम में मतलब टाइम पे सामान भी हर जगह पहुंचता है और प्लेस हर जगह पहुंचता है, ठीक है। तो वो कौन, सबसे पहले कौन है, होलसेलर है, जो इन काम को करते हैं। द होलसेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहे हैं, दूसरे रिटेलर को दे रहे हैं, तो रिटेलर दोनों सर्विसेज पड़ेंगे कि सर्विसेज होलसेलर की मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है और आपके रिटेलर के लिए क्या है। तो पहले मैन्युफैक्चरर की देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या करते हैं, फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब सामान खरीदेंगे तो वो होलसेलर ने सामान खरीद लिया तो मैन्युफैक्चरिंग और बनाएगा, ठीक है, तो लार्ज प्रोडक्शन हो गया। रिस्क बियर करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदने के बाद तो फिर वो होलसेलर का हो गया ना, फिर उसका वो क्या करेगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, मतलब कि उसे पेमेंट कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर देते हैं, तो उसकी फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, वो और सामान खरीदेगा और बनाएगा। एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन आपका क्या हो गया, जैसे प्रोडक्शन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपका क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह, इन सब में भी आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे है फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी, मतलब लार्ज स्केल की प्रोडक्शन भी और कॉन्टिन्यूटी भी, लगभग दोनों के लिए सेम ही रीजन आप देखेंगे कि सामान खरीदते जाएंगे, वो कंटिन्यू लेता जाएगा और वो कंटिन्यू बनाता जाएगा। और क्या है, स्टोरेज भी होगी, जब सामान खरीदेगा होलसेलर तो कहीं स्टोर भी करेगा, तो स्टोरेज की फैसिलिटी भी वो मैन्युफैक्चरर को एक तरीके से दे रहे हैं। अब सर्विसेज टू रिटेलर, रिटेलर को क्या सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर, एक तो देखिए हमेशा गुड अवेलेबल करा के देता है, उसके साथ भी रिस्क शेयर करता है, मार्केटिंग सपोर्ट करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में और एडवर्टाइजमेंट वगैरह में उसे सपोर्ट करता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, मतलब उधार माल भी दे देता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि होलसेलर रिटेलर को उधार माल भी दे देता है, ठीक है। मार्केटिंग सपोर्ट में देखिए, द होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर, दे अंडरटेक एडवर्टाइजमेंट, वही है ना, मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा रिलेटेड है, सेल्स प्रमोशन हो गया, ये सारी एक्टिविटीज करता है, जिससे कि रिटेलर को भी फायदा होता है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिटेलर को प्रोवाइड कराता है कि कौन सा सामान आजकल मार्केट में आ रहा है, कितने प्राइस में, कितनी क्वांटिटी में, देखिए दे इन्फॉर्म द रिटेलर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, देयर यूज, क्वालिटी, प्राइसेस एटसेट्रा, ठीक है ना। दे मे ऑल्सो एडवाइज देम ऑन द डेकोर, मतलब कैसे आपको अपना ये सामान को डेकोर करना है, कहाँ रखना है, आउटलेट, एलोकेशन ऑफ सेल्फेस, सबके बारे में इन्फॉर्म करते हैं या एडवाइजेस देते रहते हैं, ठीक है। और रिस्क का हो गया। अब रिटेल होलसेल के बारे में हमें ये पढ़ना है, होलसेल का मीनिंग हो गया और वो कौन सी सर्विसेज आपके मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को देता है, ठीक है। अब हम रिटेल ट्रेड दे देते हैं। रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड कौन करता है, रिटेलर करता है। रिटेलर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है जो एंगेज इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर से जुड़ा है। आपने देखा होगा आपके आसपास में कोई ना कोई मेडिकल स्टोर, कोई परचूने की दुकान, या कोई दूध की दुकान, या कोई सब्जी की दुकान, कोई भी होगी, तो वो आपका रिटेलर है। वो आपका क्या है, रिटेलर है, जो आपको अल्टीमेटली गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। वो भी कहीं से खरीद के लाता है, जो जिससे वो खरीद के लाता है वो होलसेलर होता है, और वो होलसेलर कहीं मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाता है, ठीक है। आप अब देखते हैं आगे, और इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो रिटेलर नॉर्मली, देखिए रिटेलर जो होता है नॉर्मली बाय इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड, मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा लार्ज क्वांटिटी, यहाँ भी वर्ड यूज हो रहा है रिटेल का, लेकिन होलसेलर जो खरीद के ला रहा है उसकी लार्ज क्वांटिटी, ना कि मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में, ठीक है। होलसेलर
होलसेलर एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं होलसेलर से, फिर छोटा छोटा बेचते हैं, जैसे कि कोई भी कंज्यूमर जितना भी 1 किलो 2 किलो चीनी खरीदता है, इस तरीके से स्मॉल क्वांटिटी में आगे बेचते हैं, ठीक है। और क्या है कि रिटेलर रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हैंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू द फाइनल कंज्यूमर और यूजर, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर रिटेलिंग के मतलब फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनल स्टेज पर आता है, जो भी हमारे डेली के सामान होते हैं आसपास की दुकानें, वो रिटेलर है एक तरीके से। रिटेलिंग क्या है? रिटेलिंग इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस व्हिच इज डिवोटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। ये ध्यान रखिएगा, रिटेलर जो सामान बेचते हैं कंज्यूमर को, पर्सनल होता है और नॉन बिजनेस यूज होता है, और जो होलसेलर खरीदता है वो बिजनेस यूज या फिर कमर्शियल यूज के लिए खरीदता है और आगे बेचता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो रिटेलर होता है, रिटेलर भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? रिटेलर भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। सर्विसेज ऑफ रिटेलर, देखिए जो रिटेलर होता है वो भी एक लिंक है किसमें? प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर के बीच में। दे प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज टू द कंज्यूमर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आ गए, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिंक वाली लाइन ध्यान रखिएगा। अब सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर क्या दे रहा है? देखिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, भाई जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का है वो सामान बना रहा है, किस लिए कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है। पर्सनल सेलिंग दे रहा है, पर्सनल सेलिंग मतलब कंज्यूमर से टच में रहता है, उससे सारी बात पूछता है, सब कुछ एक्टिवली जान रहा है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, मतलब कि वही दोबारा से प्रोडक्शन करता रहेगा, जब सामान बिकता रहेगा तो मैन्युफैक्चरर और बनाता रहेगा। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराए कि पब्लिक को क्या चाहिए, और है ना, जो मैन्युफैक्चरर बना सके। हेल्प इन प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन करता है किसी भी प्रोडक्ट का अपनी दुकान पे रख के, ठीक है। और कंज्यूमर को क्या सर्विसेज दे रहा है रिटेलर? सर्विसेज टू कंज्यूमर, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, भाई हम कभी भी सामान कोई जरूरत पड़े तो फटाफट दुकान पे जाते हैं, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कन्वीनियंस बाइंग दे रहा है, हम ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, खरीद के अपने आसपास से हम ले सकते हैं। वाइड सिलेक्शन दे रहा है, मतलब बहुत सारे आइटम रखता है रिटेलर, तो हम वेराइटी देख सकते हैं कि और क्या क्या हमें चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस भी देगा, अगर कोई चीज खराब निकलती है तो गारंटी वारंटी के बारे में, या फिर उसे चेंज करके देगा। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, और क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार सामान भी दे देता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट उसके कस्टमर के लिए रिटेलर कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब आगे आ जाते हैं रिटेल ट्रेड के, जो ना कुछ टाइप होते हैं। रिटेल ट्रेड के आगे 2 टाइप होते हैं। जो रिटेल ट्रेड आप समझिए, आसपास की जो दुकानें, ये ध्यान रखिए, घर के आसपास की जो दुकानें हैं वो रिटेल ट्रेड है। रिटेल ट्रेड में 2 आते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर, इटिनेरेंट रिटेलर और फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इटिनेरेंट है, फिक्स्ड शॉप से तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, फिक्स्ड शॉप क्या होती है? जो हमारे आसपास में शॉप है। और इटिनेरेंट वो है जो लोग घूम घूम के, जैसे सब्जी वाला घूम रहा होता है, कभी चेन लगाने वाले आ जाते हैं, कोई सूट बेचने वाला आ जाता है, तो ये इटिनेरेंट रिटेलर होते हैं। कोई ठेला लेके आ रहा है ना, तो उनके बारे में, कोई साइकिल लेके आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, तो वो है इटिनेरेंट रिटेलर। और इटिनेरेंट रिटेलर के बारे में और हमें क्या पढ़ना है? देखिए, इटिनेरेंट retailer are trader who do not have a fixed place of business। फिक्स प्लेस उनका बिजनेस का नहीं होता है ऑपरेट करने के लिए। दे कीप ऑन मूविंग विद देयर वेवर फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ कंज्यूमर के लिए। वो इधर उधर घूमते हैं और घूम घूम के सामान बेचते हैं, उनकी कोई फिक्स दुकान नहीं होती है, उन्हें इटिनेरेंट रिटेलर कहते हैं। आगे इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्मॉल ट्रेडर होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है ऐसा कोई ज्यादा, तो जैसे देखिए फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ज्यादा बड़े प्रोडक्ट लेके ये नहीं घूमते हैं। emphasize on such greater customer service by making product available every, मतलब डोर स्टेप पे ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। they do not have any fixed business establishment operate from the retailer have to keep limited and so फिर इन्वेंट्री भी इनकी लिमिटेड रहती है, क्योंकि घूम घूम के कितना सामान अपने साथ लाद के रख सकते हैं, लिमिटेड ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इटिनेरेंट के बारे में हो गया। अब इसमें इटिनेरेंट में क्या क्या आता है? आपके इसमें आते हैं पेडलर एंड हॉकर्स आते हैं। पेडलर और हॉकर्स के, उसमें पेडलर तो वो होते हैं जिनके पास साइकिल वगैरह कुछ है, हॉकर है जो पैदल घूम रहे हैं, ठीक है। पेडलर एंड हॉकर आर प्रोबेबली अमंग द ओल्डेस्ट, इसका आपको इसका ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर है। जैसे कि
देखिए हैंड कार्ट हाथ से मतलब धक्का लगाते हुए, कोई साइकिल रिक्शा वाला है या फिर सर पे रख के घूम रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या कोई बाईसाइकिल पे घूम रहा है, तो इन सब ये पेडलर और हॉकर्स में आते हैं, आपके डोर स्टेप पे आपको सामान प्रोवाइड करके जाते हैं। ठीक है, ये जो जिनके जो गुड्स होते हैं ज्यादातर वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं और लो वैल्यू वाले होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं पेडलर के बारे में ही। और इनका जो मेन एडवांटेज होता है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किसका, इटिनेरेंट में पेडलर एंड हॉकर का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, रिटेलिंग इज द प्रोविजन ऑफ कन्वीनियंट सर्विसेज टू द कस्टमर। हाउएवर, और फिर ये भी ध्यान, ये जो कन्वीनियंट है आपके डोर स्टेप पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, इनसे केयरफुल भी रहने की जरूरत होती है। कभी कभी आपको पता है कि जैसे सामान बेचने वाले आते हैं, हम वो हमें लूट के चले जाते हैं, है ना, कुछ ऐसा क्वालिटीज के टर्म में घटिया निकलता है, बाद में देखते हैं तो, और महंगा बेच के चले जाते हैं। ठीक है, गारंटी देके चले, जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि लेडीज़ें साड़ियाँ खरीद लेती हैं और फिर बाद में वो बेकार निकलती हैं। और तो ऐसे से ना थोड़ा अवेयर भी रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब पेडलर हो गया, आपका इटिनेरेंट में पेडलर एंड हॉकर हो गया, फिर नेक्स्ट आपका हो गया मार्केट ट्रेडर। अब मार्केट ट्रेडर क्या होता है? मार्केट ट्रेडर आपके वो होते हैं जो संडे मार्केट, मंडे मार्केट लगता है ना, देखो ऑन एवरी फिक्स सैटरडे, संडे अल्टरनेटिव सैटरडे, फिक्स्ड डेज और डेट्स, तो ये बाजार लगते हैं, है ना, तो उसमें वो बैठते हैं। और उनका भी जो गुड्स कैसा होता है, लोअर इनकम ग्रुप से वो डील करते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी लो प्राइस्ड होता है। ठीक है, और ये भी कंज्यूमर गुड्स में ही डील करते हैं। अब आपका हो गया स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर में कौन आएंगे? स्ट्रीट ट्रेडर आर दोज स्मॉल ट्रेडर हु आर कॉमनली फाउंड एट प्लेसेस वेयर ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन, मतलब जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जैसे गोलगप्पे वाले खड़े रहते हैं, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहाँ ये लोग होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एंड सेल आइटम ऑफ कॉमन यूज। न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट ट्रेडर इन द सेंस दैट दे डू नॉट चेंज देयर प्लेसेस ऑफ द बिजनेस फ्रीक्वेंटली। मतलब मार्केट ट्रेडर और स्ट्रीट ट्रेडर में क्या फ़र्क है? स्ट्रीट ट्रेडर वाले वो होते हैं जो गली में अक्सर खड़े रहते हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ भीड़ होती है, यहाँ पर लोग शाम को घूमने निकलते हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास अक्सर भीड़ रहती है, तो वो वहाँ खड़े होकर अपनी, आपने देखा होगा जैसे कोई लीड बेच रहे होते हैं गाने सुनने वाली, या कोई न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, मैगज़ीन बेच रहा होता है, मेट्रो स्टेशन के बाहर भी लोग बैठे रहते हैं वो ये सब बेचने के लिए। वो स्ट्रीट ट्रेडर है। मार्केट ट्रेडर है, मार्केट ट्रेडर का क्या है कि वो एवरी सैटरडे, एवरी संडे या हर 1 तारीख को या हर 5 तारीख को कोई बाज़ार लगेगा, वहाँ पर बैठने वाले हैं। ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट हो गया ये चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या है? ये टेम्परेरी होते हैं नेचर में, इनका जो बिज़नेस है लोकेलिटी चेंज होती रहती है, इधर-उधर घूमते रहते हैं, वो बस ढूँढते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे वो होते हैं चेन सही करने वाले, कुकर सही करने वाले, वो चीप जैक्स में आपके आ जाएँगे, ठीक है? इनका जो बिज़नेस है टेम्परेरी नेचर का है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बिज़नेस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर, मतलब ये कहीं एक फिक्स जगह, फिक्स एरिया में नहीं रहते, ये हर जगह इधर-उधर घूमते रहते हैं पैदल-पैदल। आपने देखा होगा जैसे कोई चेन वाला आता है, अक्सर हम मेरे एरिया में तो चेन सही करने वाले बहुत होते हैं। कोई खराब बैग की चेन सही करा लें, तो वो बहुत आते हैं, वो सारे गली-गली में घूमते रहते हैं। ठीक है? अब देखो उसमें कौन हो गया, जैसे कि सर्विसेज़ कौन सी, रिपेयर ऑफ वॉचेस, शूज़ या बकेट्स, बाल्टी बेचने वाले आते हैं। अब ठीक है, इटिनेरेंट में तो यही सब चीज़ें आएँगी। अब आपकी फिक्स्ड शॉप आ गया। फिक्स्ड शॉप भी 2 तरीके की होती हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे नीचे। फिक्स्ड शॉप भी आपकी 2 तरीके की होती है, स्मॉल या आपका स्मॉल हो गया या लार्ज हो गया, ठीक है? इस तरीके से। तो फिक्स्ड शॉप के बारे में देखिए, फिक्स्ड शॉप क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलिंग इन द मार्केट आपका फिक्स्ड शॉप है, क्योंकि अक्सर हम जो फिक्स्ड शॉप है, अगर थोड़ा-सा हम लो इनकम से, अगर हम थोड़ा-सा क्वालिटी चाहते हैं, तो हम फिक्स्ड शॉप की तरफ जाते हैं। हम इन लोगों से नहीं खरीदते, जो हॉकर पेडलर वगैरह होते हैं, या फिर मार्केट ट्रेडर होते हैं, जो सैटरडे संडे की मार्केट में बैठते हैं। अगर हम थोड़ी-सी क्वालिटी की उम्मीद रखते हैं, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो हम फिक्स्ड शॉप की तरफ भागते हैं। ठीक है? जो फिक्स्ड शॉप है, क्योंकि उससे चेंज भी कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कंपेयर्ड विद, अगर इटिनेरेंट में इसमें ट्रेडर को कम, इनको कंपेयर करें फिक्स शॉप वालों को, तो ये क्या है, इनके पास ग्रेटर रिसोर्सेज होती हैं, लार्ज स्केल पे उनसे थोड़ा बेटर स्टॉक भी होता है। ठीक है, फिक्स्ड शॉप होती है, वेरिंग, चाहे स्मॉल हो या लार्ज, उनकी शॉप होती है। ठीक है, अब इनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट भी होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इनकी जो क्रेडिटेबिलिटी है वो थोड़ी-सी ग्रेटर होती है इटिनेरेंट से, क्योंकि इटिनेरेंट वापस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं पता,
है ना? कोई सामान अगर हमारा खराब निकल जाता है तो। ये थोड़ा-सा आपको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कराएँगे, गारंटी भी, कुछ खराब निकलता है तो रिपेयर। क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? उधार। क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएँगे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स क्या होता है? जो आपने देखा होगा स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, कुछ साइकिल में खराब हो गया है या कुछ गाड़ी में खराब हो गया है तो उसका कुछ पार्ट्स खरीद के लेकर आते हैं। तो मतलब कि उनसे कहते हैं स्पेयर्स, उन्हें कहते हैं स्पेयर्स। तो ऐसी फिक्स शॉप पे ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है? अब इनके टाइप होते हैं, फिक्स्ड शॉप जो रिटेलर है उसके 2 टाइप हैं, स्मॉल शॉपकीपर और लार्ज रिटेलर। स्मॉल शॉपकीपर और लार्ज रिटेलर। इसमें स्मॉल में क्या आता है, स्मॉल शॉपकीपर में क्या आता है, जो आपने अपने आस-पास देखा होगा जैसे कि जनरल स्टोर हो गया। जनरल स्टोर में आपको डे टू डे के सामान मिलते हैं, ठीक है? स्पेशलिटी शॉप आपका स्मॉल में आता है, स्पेशलिटी शॉप, ये देखिए स्पेशलिटी शॉप क्या है, जो किसी एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है? This type of it is late becoming very popular, particularly urban areas. Instead of variety नहीं बेचते, एक लाइन ऑफ स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट की बेचते हैं, वैरायटी नहीं बेचते हैं। ठीक है? किसी न किसी चीज़ के लिए स्पेशल, जैसे चश्मे की दुकान होती है, घड़ी की दुकान होती है, जो वैरायटी नहीं बेच रहे, सिर्फ एक चीज़ बेच रहे हैं। जैसे कि आप लेडीज़ शूज़ हो गए, सिर्फ टॉयज़ हो गए या सिर्फ स्कूल यूनिफ़ॉर्म हो गई या सिर्फ बुक्स की दुकान हो गई, ये स्पेशली आपकी क्या होती है, ये स्पेशलिटी शॉप होती हैं। आगे आपका स्ट्रीट स्टॉल होल्डर जो स्टॉल लेके बैठे होते हैं, ठीक है? इनको पता है कि कहाँ पर आपका फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज़ हेवी है, वहाँ पर ये अपनी दुकानें लगा के रखते हैं और ये थोड़े-से चीप प्रोडक्ट ही बेचते हैं। जैसे कि आता-जाता लोग देखेंगे ₹100-50 में क्या है, कुछ ले लेते हैं। जैसे सिगरेट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक वाले, सबसे इम्पोर्टेंट तो ऐसे आपने जो देखे होंगे वो सिगरेट वाले होंगे या चाय वाला होगा, जो सिगरेट, गुटखा ये सब बेचता है, ठीक है? और ये बिज़ी स्ट्रीट्स में अपनी शॉप बनाते हैं, मतलब शॉप होता है, स्टॉल होता है। जैसे आपने देखा पान का खोखा, अगर वैसे कहूँ खोखा हो सकता है ना, जैसे हमारे यहाँ खोखा बोलते हैं कि पान का छोटा-सा खोखा खोला हुआ है, चाय की दुकान हो गई, ठीक है? अब सेकंड हैंड गुड्स शॉप हो गई। सेकंड हैंड गुड्स शॉप क्या होती है, आपको समझ ही रहा होगा नाम से कि सेकंड हैंड बुक्स भी एक दुकान होती है जहाँ पे सेकंड हैंड बुक्स मिलती हैं, या फिर फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, क्लोथ्स जो रेंट पे मिलते हैं उनको कह सकते हैं, ठीक है? और लोअर प्राइस के ही प्रोडक्ट होते हैं, एंटीक्स हो सकते हैं। शॉप सेलिंग में है लोकेटेड स्ट्रीट क्रॉसिंग पे, ठीक है? इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ी-सी इनकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। और फिक्स्ड शॉप में ये तो स्मॉल के हो गए, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सेकंड हैंड। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, लार्ज में क्या आता है ना? फिक्स्ड शॉप के लार्ज स्टोर्स में क्या आता है? आपका आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलना, उसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें कि इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में अभी इसका चलन इतना नहीं है, जो कि सारी सर्विसेज डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड करते हैं। ये कहते हैं कि यूएस में अभी ये बहुत चल रहा है। क्या है कि निडल टू एन एरोप्लेन, यहाँ सब मिलता है। all shopping under one roof, everything from a pin to an elephant is a spirit behind this typical department. अगर हम इस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका क्या है कि अ पिन से लेके एलिफेंट तक सब मिले, एक पिन से लेके एक एलिफेंट तक जहाँ सब मिलता हो उसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। और ऐसा एनसीईआरटी कह रही है कि अभी तक इंडिया में पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मुंबई में है एक अकबर अली और चाइना में है स्पेंसर। तो ऐसे 2 हैं अभी इंडिया में। बाकी अभी इतना चलन नहीं है, ये एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है? और इसमें क्या है देख लेते हैं। वन काइंड ऑफ हुँ, और इसके फीचर्स थोड़े से क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज, मतलब ये ऑल फैसिलिटी, रेस्टोरेंट की, ट्रैवल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन, रेस्टरूम, ये सारी चीजें एक ही शॉप, मतलब एक ही रूफ के अंदर होती है। यहाँ पर लोग वो आते हैं जिनके लिए प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। इसका क्या मतलब है, प्राइस ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मतलब उन्हें सर्विसेज चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, पैसे देखते हैं कि भी कितने का है, कितने का है, तो ही हम जाएंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, है ना, कितने का भी हो, सर्विस है ना। मतलब जैसे कहीं स्कूल में जा रहे हैं बच्चों की, तो कहेंगे प्लेग्राउंड है, हाँ है, एसी है, मतलब पैसे नहीं पूछते, सर्विसेज पूछते हैं
सर्विसेज क्या-क्या है, पैसे उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफ उनके पास पैसे हैं, वो कितना भी पे कर देंगे। तो ये वैसे कस्टमर्स के लिए है ये डिपार्टमेंटल स्टोर, जिनके लिए प्राइस की इम्पोर्टेंस सेकेंडरी है, उनके लिए सर्विसेज फर्स्ट है, सर्विसेज पहले है, ठीक है? आगे क्या है? और ये कहाँ पर होते हैं, इनकी लोकेशन ज़्यादातर सेंटर प्लेस पे होती है, जो सारे लोगों को ये अट्रैक्ट कर सके, जहाँ ज़्यादा सिटी के सेंटर में, जहाँ ज़्यादा भीड़-भाड़ रहती है। और इनका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह मैनेज किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इनके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, सेवरल डिपार्टमेंट मैनेजर्स भी होते हैं, ठीक है? और इनका जो कंबाइनिंग ये फंक्शन ऑफ रिटेलिंग एज़ वेल एज़ वेयर हाउसिंग, ये रिटेलर भी हैं, वेयर हाउस भी कर लेते हैं, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करते हैं, ऑपरेट सेपरेट वेयर हाउस दैट वे हेल्प इन एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल मिडलमैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, ठीक है? ये एक रिटेलर है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है इनका सेल्स का डिपार्टमेंट, ठीक है? एक जगह मतलब परचेजिंग डिपार्टमेंट पूरा एक है, सारा सामान एक डिपार्टमेंट खरीदता है, लेकिन सेल के डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं सारे प्रोडक्ट्स के। ये आपका डिपार्टमेंट में है। अब इसके देखिए एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कन्वीनियंस इन बाइंग क्योंकि सारा सामान मिलेगा, अट्रैक्टिव सर्विसेज हैं जैसे कि रेस्टोरेंट है, रेस्टरूम है, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल का मतलब है जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो पर यूनिट सस्ता पड़ता है, तो उसे इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल कहते हैं, ठीक है? प्रमोशन ऑफ सेल्स से मतलब जैसे कि कुछ एडवर्टीजमेंट हो गया, ये प्रमोशन करते हैं चीजों की, ठीक है? और लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है यहाँ पर लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि लार्ज स्केल पर हो रहा है तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, तो सारे एक पर कस्टमर से नहीं हो सकता है कांटेक्ट। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी हो सकता है, इनकन्वीनियंट लोकेशन क्योंकि मतलब कि जो लोकेशन सेंट्रल एरिया में होते हैं तो सारे लोग अप्रोच नहीं कर सकते। अब अगला हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया लार्ज का, अब हो गया अगला हो गया चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर, मतलब एक ही के जैसे कि कहते हैं ना ब्रांचेस खुली हुई है, जैसे स्कूलों की ब्रांचेस होती हैं, ऐसी चेन स्टोर मतलब एक एक दुकान मैंने खोली, वो मेरी अच्छी चल रही है, तो फिर मैंने दूसरी कॉलोनी में उसी नाम से दूसरी दुकान खोली, ठीक है? फिर तीसरी कॉलोनी में खोली, इस तरीके से मल्टीपल शॉप हो गई। इसमें क्या होता है सारे प्रोडक्ट तो सेम होते हैं, रेट भी सेम होते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इस जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिकल प्रोडक्ट वगैरह हाँ, मैंने बता दिया। और नियरेस्ट क्योंकि बहुत सारी शॉपें हो सकती हैं, तो हम कहीं भी खोल सकते हैं, नियरेस्ट एरिया लोगों नियर नियर तो लोगों को ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता। हेड ऑफिस होता है इनका, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेल्स का, कैश का डिपॉज़िट सब वहाँ हेड ऑफिस में पहुँचाना होता है। ऑल ब्रांचेज़ जो कंट्रोल होती है हेड ऑफिस से होती हैं, ठीक है? प्राइस ऑफ गुड्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। सेल कैश बेसिस पे होती है, कोई क्रेडिट नहीं होता। लोकल बैंक में जाके डिपॉज़िट करा देते हैं और वो अपना हेड ऑफिस पहुँच जाती हैं। नॉर्मली हेड ऑफिस क्या है, कोई इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती हैं डे टू डे सुपरविज़न के लिए, ठीक है? अब इसकी क्या एडवांटेजेज़ हैं? देखिए एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो अभी पढ़ा था कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो पर यूनिट सस्ता पड़ता है और फिर उसे जो बेचेंगे तो प्रॉफिट नॉर्मल रेट पे ही बेचेंगे तो प्रॉफिट उन्हें ज्यादा होगा थोड़ा सा। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन है, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदते हैं। नो बैड डेट क्योंकि कैश बेसिस पे होता है तो कोई उधार नहीं होगा, कोई उधार नहीं होगा तो कोई पैसे भी नहीं मारे जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ गुड्स मतलब एक शॉप पे अगर कोई गुड कम बिक रहा है और दूसरे पर उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसको सामान को वहां भेज दिया जाता है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क हो गया कि एक शॉप में अगर लॉस हो रहा है तो उसके लॉस की पूर्ति बाकी अलग के शॉपों से ओवरऑल मतलब बाकियों में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस लॉस को बाकी के प्रॉफिट में डिफ्यूज कर दिया जाएगा। लो कॉस्ट होती है इसकी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अगर आपको ज्यादा लॉस दे रही है कोई तो उस शॉप को आप बंद कर सकते हैं, उससे आपके अल्टीमेट पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लिमिटेड लिमिटेशन क्या है, लेकिन लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स होता है। मल्टीपल शॉप हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होती है, ये ध्यान रखना है इसमें। जो चेन प्रोडक्ट होते हैं लिमिटेड रेंज होती है, सारे प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है। आगे क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है क्योंकि इनको सबको हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग चलना होता है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव होगा। लैक ऑफ पर्सनल टच हो गया क्योंकि एम्प्लॉय सब टाइम अपने हिसाब से चलते ही नहीं है, उनको
हेड ऑफिस के हिसाब से चलना पड़ता है जो वो कह रहे हैं, तो उनका पर्सनली वो क्या कुछ करना चाहते हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, और जो आपने सामान खरीद लिया मीन्स और आपका वो नहीं बिक रहा है, तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे लोगों को कि आप उसे खरीदें, तो आपको उसमें लॉस हो सकता है, तो डिमांड को चेंज आप नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं, अगला इसमें कौन सा हो सकता है। ये डिफरेंस हो गया डिपार्टमेंटल और मल्टीपल शॉप्स में, क्या डिफरेंस होता है, लोकेशन का डिफरेंस, क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। डिपार्टमेंट में सारे प्रोडक्ट होते हैं और आपके डिपार्टमेंट मल्टीपल शॉप में नहीं होते हैं। सर्विस ऑफर डिपार्टमेंट में ज्यादा सर्विसेज है, उसमें नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटी आपकी डिपार्टमेंट और किसी में भी नहीं है। ऑन द कैश बेसिस डिपार्टमेंटल, अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर आपको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं लेकिन मल्टीपल शॉप आपको नहीं करती। फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंटल स्टोर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप अभी हमने पढ़ा था कि आपके मल्टीपल शॉप में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको आप चाहे तो बंद कर सकते हैं क्योंकि शॉप बहुत सारी होती है, तो एक अगर खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेल ऑर्डर हाउसेज, नेक्स्ट है इसमें मेल ऑर्डर हाउसेज। मेल ऑर्डर क्या है कि इनकी कोई शॉप नहीं होती, कोई लोकेशन नहीं होती, सिर्फ आपने कभी-कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइज़मेंट वगैरह आती है, उसको लोग देखते हैं। देखिए, कैसे करते हैं अप्रोच लोगों को, कस्टमर को, एडवर्टाइज़मेंट इन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, करिकुलर, कैटलॉग, सैंपल या बिल, प्राइस लिस्ट, ये सब होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने देख लिया और वहीं से आपने ऑर्डर किया, फ़ोन घुमाया, नंबर लिखा होगा या कोई मेल एड्रेस होगा, उस पे आपने ऑर्डर कर दिया और आपका सामान आ गया। ठीक है? ये मेल ऑर्डर वाले पे होता है। इसमें मतलब पर्सनली आप लोगों को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ सामान आपके घर सीधा आ जाता है पोस्ट से। तो इसके क्या फायदे हैं? वाई लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हमें कोई ऑफिस नहीं खोलना, सिर्फ हमारे पास सामान होना चाहिए मेन। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता जो सामान पहुंचाएगा, डायरेक्ट आप कस्टम कंज्यूमर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। एब्सेंस ऑफ बैड डेट क्योंकि कैश में पेमेंट होगी। वाइड रेंज, बहुत दूर दूर तक आपका सामान जा सकता है। कन्वीनियंस है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ फोन डोर स्टेप पे आएगा, आपको सिर्फ फोन करना है या मेल करना है, उससे ही आपका सारा सामान डोर स्टेप पे आ जाएगा। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन पर्सनल टच नहीं है क्योंकि आप उस बंदे से मिले नहीं है, तो आप पर्सनली उसे नहीं जानते हैं। ठीक है, हाई प्रमोशन कॉस्ट हो सकती है क्योंकि अखबार में हाईलाइट होने के लिए कॉस्ट भी देनी पड़ती है। नो आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज का कुछ अता पता नहीं है। कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। डिलेड हो सकती है डिलीवरी क्योंकि आपकी पोस्ट से आएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज भी हो सकता है, मतलब कि आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं और सामान आए ना आए, ऐसा भी हो सकता है। हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विसेज पे डिपेंडेंसी रहती है, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू ये भेजा जाता है, तो इसलिए पोस्टल सर्विसेज पे आपका रहना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गए मेन जो बुक्स में दिए हुए हैं। उसके बाद एक आपका एक और टॉपिक दिया हुआ है कोऑपरेटिव स्टोर का। एक मिनट इधर है। हम्म, ये है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे कंज्यूमर हमने और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पढ़ा है 1912 के एक्ट में, उसी तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है। कुछ लोग मतलब मिनिमम एटलीस्ट 10 लोग, ये एटलीस्ट 10 पीपल मिलके एक शॉप खोलते हैं और अपने ही लोगों को, अपने ही आपस के ही ग्रुप वाले लोगों को ही सामान बेचते हैं थोड़ा से चीपर रेट पे मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसे कोऑपरेटिव, ये आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर होता है। ठीक है, इसमें क्या एडवांटेज है? एडवांटेज क्या है कि इजी फॉर्मेशन हो जा, इंफॉर्मेशन है इन सबके पास। 10 पीपल है ना, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जितना उनका शेयर है उतनी लाइबिलिटी होगी। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, सब अपना अपना हक रख सकते हैं, जितने भी मेंबर हैं उसके। लोएस्ट प्राइसेस मिलेंगे, कैश में सेल होगी। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस हो गई। अब कन्वीनियंट लोकेशन, जहाँ 10 मेंबर जहाँ से रिलेट करते होंगे जिस एरिया से, उसी एरिया में दुकान खुलेगी वो। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ इनिशिएटिव है। लैक ऑफ इनिशिएटिव रहता है क्योंकि सारे मेंबर्स का बारी बारी करके नंबर आता है, और लैक ऑफ सफिशिएंट इनिशिएटिव मोटिवेशन अमंग देम मोर इफेक्टिवली। ऑनरी बेसिस पे सबका बारी बारी से आप तुम कर लो, अब तुम कर लो, एक पर्टिकुलर बंदा नहीं होता जो सारी चीजों को लेके चले। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी है तो लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। लैक ऑफ पैट्रोनेज, लैक ऑफ पैट्रोनेज भी होता है, मतलब कोई सपोर्ट, एनकरेजमेंट या कोई फाइनेंशियल एड इतनी ज्यादा इन्हें बाहर से नहीं मिलती है। लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग होती है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो सारे ट्रेंड या एक्सपर्ट या एजुकेटेड हो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगला एक टॉपिक है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट हमारे यहाँ है। अगर देखा जाए तो सुपरमार्केट्स हमारे यहाँ पर है, मतलब एक छत के नीचे सारा सामान मिलता हो, वो उन्हें यहाँ पर सुपरमार्केट के उसमें रखा गया
है तो थोड़ा-सा डिपार्टमेंटल बेसिस जैसा, लेकिन उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होता है। और देखिए सेल्फ सर्विस होता है, हेवी एम्फसाइज ऑन मर्चेंटिंग, अपीलिंग द गुड्स आर ट्रेडेड, जनरली फूड प्रोडक्ट होते हैं, लो प्राइस होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, ग्रोसरी यूटेंसिल्स, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, हाउस जैसे हमारे यहाँ विशाल मार्ट या मेगा मार्ट वगैरह हो गए, वैसे ये आपके सुपरमार्केट्स होते हैं। ठीक है, इसमें डील करते हैं, लो है, वाइड और वाइड वैरायटी, हाँ, वाइड वैरायटी है आपका सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट जो आपका है, 1 मिनट, सुपरमार्केट जो आपका ऑर्गेनाइज्ड है वो डिपार्टमेंटल बेसिस की तरह ही है, ठीक है। लेकिन कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर, दीज मार्केट डू नॉट ऑफर सर्टेन सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब नहीं देता है सुपरमार्केट जो डिपार्टमेंटल स्टोर देते हैं, जो एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया में इतने ज्यादा नहीं है, 2 है, एक मुंबई और एक चेन्नई में, और ज्यादा नहीं है, बाकी बाहर विदेशों में है, ठीक है। और इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब आप ये देख सकते हैं कि सेंट्रल लोकेशन पर होता है, जिससे कि इनकी सेल ज्यादा हो, सेल कैश पे होती है, लो प्रॉफिट होता है, बल्क में सामान खरीदते हैं, कंप्लीट फूड आइटम, ग्रोसरी इन एडिशन, और ये सारी चीजें ये बेचते हैं। एडवांटेज क्या है, वन रूफ लो कॉस्ट, मतलब एक ही रूफ के में सारा सामान मिलेगा, लोकेशन इनकी सेंट्रल होगी, वाइड सिलेक्शन होगा, वैरायटी बहुत होगी, नो बेडेड, क्योंकि कैश बेसिस पे सेल होगी तो इनको बेडेड नहीं सामना नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, और लार्ज स्केल का वही इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल, दोबारा से तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल में, तीसरी बार आपको बता रही हूँ, जब हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमें थोड़ा सा रेट कम पे मिल जाता है, और उससे रेट कम मिलने से क्या होता है कि पर यूनिट हमें सस्ती पड़ जाती है, उसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। और सुपरमार्केट का लिमिटेशन क्या है, सुपरमार्केट का लिमिटेशन देखिए, कोई आपको उधार नहीं मिलता है, पर्सनल अटेंशन नहीं दी जाती है क्योंकि सेल्फ सर्विस है, और मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स है, कभी कभी क्या होता है सामान इधर उधर लोग उठाते हैं और कहीं से उठाते हैं कहीं रख देते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा कपड़ों वाले सेक्शन में कपड़ों को ट्रायल के लिए ले जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, या फिर खोल खोल के देखते हैं तो इधर उधर डाल देते हैं। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं अगर आप सुपरमार्केट चलाना चाहते हैं, ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अब एक और टॉपिक इसमें दिया है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन आपने अगर कार्टून देखे हैं, जैसे कि आपका शिनचैन और नोबिता, तो उसमें आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी, रास्ते में शिनचैन कहता है मम्मी जूस लेना है, जूस लेना है, और उसकी मम्मी उसमें कॉइन डालती है, एक मशीन रखी होती है एटीएम की तरह कहीं भी रास्ते पे, उसमें पैसे डालते हैं और उसमें से जूस की बोतल निकल आती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं वेंडिंग मशीन, जिसमें कि थोड़े लो रेट वाले सामान होते हैं, जैसे कि बेवरेजेस हो गया, टिकट काउंटर पे भी, जैसे मेट्रो पे देखा है प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, मेट्रो पे भी देखा है, रिचार्ज होता है, मशीनें होती हैं, उसमें अपना कार्ड स्वैप करो या डिटेल्स डालो तो आपका टिकट रिचार्ज, मतलब जो कार्ड होता है मेट्रो का वो रिचार्ज हो जाएगा। न्यूज़पेपर, ऐसे सारे ये वाले प्रोडक्ट उसमें होते हैं, ठीक है। वेंडिंग मशीन और जैसे एटीएम वाले पैटर्न पे, जैसे एटीएम चलता है ना वैसे, ठीक है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अर्बन एरियाज में है ज्यादातर, एटीएम की तरह है, अर्बन एरियाज है। और वेंडिंग मशीन यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक ब्रांड ऑफ लो प्रोडक्ट विद हाई टर्नओवर, यूनिफॉर्म इन साइज, वही चिप्स का पैकेट हो गया, बिस्किट का पैकेट हो गया, वही सारी चीजें, ठीक है ना। और इनकी जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है वो क्वाइट हाई होती है, ये रेगुलर मेंटेनेंस इनकी थोड़ी सी हाई रहती है, और जो सामान एक बार खरीद लिया वो वापस नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्निंग अनवांटेड गुड्स नहीं हो सकता, नो, नॉट पॉसिबल। यही वेंडिंग मशीन के बारे में आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें 2 टॉपिक हैं जो आपके कहूँ तो इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड नहीं, जीएसटी हो गया, जीएसटी आप अलग अकाउंट्स वगैरह में भी पढ़ेंगे, जीएसटी इसमें ज्यादा कुछ जीएसटी के बारे में नहीं दिया है, तो इसमें कुछ पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपने अकाउंट्स की बुक में अगर जीएसटी का टॉपिक पढ़ा हो रहेगा तो इसमें पढ़ने की जरूरत ऐसी खास नहीं है। दूसरा आपका रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वो एज सच पीवाईक्यू में तो कभी पूछा नहीं गया है, कोई एमसीक्यू भी उससे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इतना ही इंटरनल ट्रेड का मेन आपको पता होना चाहिए। और ये सुपर फास्ट रिवीजन था जो 38 मिनट्स अभी अभी दिखा रहा है, इतने में हमने इतना चैप्टर पढ़ा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इतने में अगर इस चैप्टर को आप पढ़ने बैठेंगे लाइन वाइज तो नहीं पढ़ पाएंगे और बोरियत अलग होगी। तो उसके लिए ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैनल यूट्यूब पे चैनल है कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, उसी के नाम से आपको चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ऑल द पीडीएफ इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए। थैंक यू।